नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। गांव की गलियों से सफलता की उड़ान, महिलाएं बनी सफल उद्यमी, खुद के पैसों से खड़ा किया व्यवसाय। कोरबा में महिला समूह की महिलाओं ने सफलता की उड़ान भरी है। गांव की गलियों से सफलता की उड़ान, महिलाएं बनी सफल उद्यमी, खुद के पैसों से खड़ा किया व्यवसाय। कोरबा में महिला समूह की महिलाओं ने सफलता की उड़ान भरी है। कोरबा, मैंने खुद के पैसे से बेटे के लिए दिवाली में गाड़ी खरीदी है। ये शब्द उस महिला के हैं जिसने कभी अपने घर के बाहर कदम नहीं रखा था। उसकी जिंदगी घर के आंगन और रसोई तक ही सीमित थी। गांव में जब भी जलसा होता तो कभी कभार कदम बाहर पड़ते, लेकिन समय बदला और इस बदले समय ने इस ग्रामीण महिला समेत अनेक महिलाओं की किस्मत बदल दी। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले कोरबा के वनांचल क्षेत्र की मीरा गर्व से ये बात खुशी से सभी को बता रही हैं। मीरा जैसी कई महिलाएं अब स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिलाओं की संघर्ष की कहानी। ये कहानी ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं की है जिन्हें घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। जिन इलाकों में पहले पहुंच मार्ग नहीं था, वहां की महिलाओं ने अपना रास्ता खुद की इच्छा शक्ति से बनाया है। महिलाओं ने हाउसवाइफ से वर्किंग वुमन बनने तक का मुश्किल सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं कोरबा और करतला विकासखंड के कोथारी और आसपास के महिला समूहों की। महिलाओं ने साबुन, सर्फ, अगरबत्ती और फिनाइल जैसे उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने बिना किसी सरकारी मदद से 1-1 हज़ार रुपए खुद से इकट्ठा करके व्यवसाय शुरू किया। आज इनके बनाए उत्पाद हाथों हाथ बिक जाते हैं। महिला समूह उत्पादों की बिक्री से इतनी कमाई कर लेती हैं कि अपने घर परिवार का खर्च उठा सकें। राज्योत्सव का स्टॉल हो या फिर दूसरे व्यापार के विकल्प, महिलाएं हर जगह पहुंचती हैं और अपने उत्पादों का प्रमोशन करती हैं। महिला समूह के बनाए उत्पाद दुकानों में भी पहुंच रहे हैं। अन्य माध्यमों से भी महिलाएं व्यापार कर रही हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि इनका कोई भी उत्पाद स्टॉक में नहीं है। जितने भी उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग महिलाएं करती हैं, उन सभी की बिक्री सफलतापूर्वक हो रही है। वक्त ने सिखाया पैरों पर खड़ा होना। गांव कोथारी की रामेश्वरी कुर्रे बताती हैं कि हमारे समूह का नाम उत्साही महिला समूह है। इसमें 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमने साबुन, सर्फ, फिनाइल, डिश वॉश और हैंड वॉश बनाने की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद से हमने गांव में ही इन उत्पादों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। हम ठीक डव जैसा साबुन भी बनाते हैं जिसमें ग्लिसरीन, नारियल तेल और मिल्क एक्सट्रैक्ट का उपयोग करते हैं। इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं और हाथों हाथ खरीद लेते हैं। विजय शर्मा बोले, तेजस्वी का नौकरी वाला वादा सिर्फ सत्ता पाने के लिए। राहुल गांधी के फेक वोटिंग बयान पर भी दिया जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विजय शर्मा ने समर्थन किया। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिहार चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव की नौकरी वाले वादे का साथ ही राहुल गांधी के फेक वोटिंग जैसे दावों पर भी अपनी बात रखी। बिहार चुनाव पर तेजस्वी यादव पर टिप्पणी। बिहार चुनाव पर विजय शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिना सोच समझ के वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, यानी 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये वादा पूरी तरह अव्यावहारिक है। जनता अब समझ चुकी है कि ये सब सिर्फ सत्ता पाने के लिए कहा जा रहा है। महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी। उपराष्ट्रपति बोले, लखपति दीदी सम्मान का प्रतीक। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनांदगांव राज्योत्सव 2025 में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव की धरती से उपराष्ट्रपति ने महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी की। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाई है वो कारगर है। सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये योजना महिलाओं और दीदियों के सम्मान का प्रतीक है। लखपति दीदी कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए।
महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो सरकार में आने के बाद हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपये जमा करेगा। बुधवार को महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों से जारी हुई। सिंगल क्लिक के जरिए हर हितग्राही महिला और बहन के खाते में पैसा क्रेडिट हो गया। 647 करोड़ 28 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर। महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त के रूप में 647 करोड़ 28 लाख रुपए सीधे 69 लाख से अधिक बहनों के खातों में ट्रांसफर किए गए। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार लाभार्थियों में बस्तर संभाग की 7658 महिलाएं भी शामिल हैं, जो माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए 327 गांवों में रहती हैं। नियद नेलाय नार योजना के अंतर्गत इन गांवों में विकास की रोशनी पहुंची है और अब पहली बार इन महिलाओं के खातों में महतारी वंदन की सम्मान राशि पहुंची है। सीएम विष्णुदेव साई ने राजीव गांधी के पुराने बयान पर कांग्रेस को घेरा और कहा, बिहार में बनेगी एनडीए सरकार। सीएम विष्णुदेव साई ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। सीएम विष्णुदेव साई ने ओडिशा के नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता को रेखांकित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान को दोहराया। विष्णुदेव साई ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने बयान में कहा था कि दिल्ली से हम 100 रुपये भेजते हैं तो गांव में 15 रुपये पहुंचता है। कांग्रेस के शासन में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को खोखला कर दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनधन खातों के माध्यम से सरकार की हर सहायता सीधे जनता तक पहुंच रही है। राजीव गांधी ने खुद माना था कि दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं तो गांव में 15 रुपया ही पहुंचता है। 85% राशि बीच में लीकेज और कमीशन में चली जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल। वेतन वृद्धि की मांग 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। एक दिवसीय हड़ताल के चलते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 73 शाखाएं बंद रहीं। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 73 शाखाएं गुरुवार को पूरी तरह बंद रहीं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी संघ ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इससे आम जनता के साथ ही बैंक से जुड़े किसानों के काम और भुगतान पर भी असर पड़ा। 12 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी। संघ का कहना है कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर साल 2021 में हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था। बावजूद इसके शासन प्रशासन और पंजीकरण कार्यालय ने आगे की कार्यवाही नहीं की। इसका खामियाजा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। धरने के बाद भी पहल नहीं हुई तो 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। चरणबद्ध आंदोलन जारी। कर्मचारियों का कहना है कि 29 अक्टूबर से उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इसी के तहत ये तीसरा चरण है जिसमें बैंक से अवकाश लेकर कर्मचारी एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हमारे वेतन वृद्धि बढ़ाने से शासन प्रशासन को किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। बैंक को जो लाभ प्राप्त होता है उसी से हमें वेतन वृद्धि मिलनी है, लेकिन ये पहल नहीं हुई तो 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे धान खरीदी समेत कई काम प्रभावित होंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य युवराज दुबे। नवा रायपुर आईआईएम में 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। नवा रायपुर आईआईएम में 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा। डीजीपी कॉन्फ्रेंस देश के सभी राज्य के डीजीपी, होम सेक्रेटरी समेत आईजी शामिल होंगे। 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद का निपटारा, आधुनिक पुलिसिंग के तरीके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पुलिस प्रशासन के जांच में उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी। आईआईएम नवा रायपुर में बैठक। 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत सेंट्रल फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान सुरक्षा तैयारी के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को लेकर और कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसे लेकर सभी पदाधिकारी से डायरेक्ट फीडबैक लिया जाएगा।
क्या रहेगा एजेंडा? आईआईएम में होने वाली बैठक में देश में चल रहे पुलिसिंग सिस्टम को और आधुनिक तकनीकी रूप से मजबूत करने और आधुनिक संसाधन प्रणाली के उपयोग को लेकर चर्चा होगी। वहीं बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुविधा और उससे पैदा होने वाली चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। राज्यों के भीतर होने वाले किसी भी घटनाक्रम की खुफिया जानकारी के आदान प्रदान जैसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा विषय इसके मूल एजेंडे में शामिल हैं। हालांकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ऐसे में इस बात को गुप्त ही रखा जा रहा है कि कौन से और मुद्दे हैं जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार रायपुर में किया जा रहा है। 2024 में यह कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा और नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस विवेकानंद सिन्हा शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में इस बार हो रहे इस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दे शामिल होंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।